डेट एक कंपनी को फास्ट ग्रो करने में मदद कर सकता है, लेकिन यही डेट कभी कभी बिजनेस के लिए सीरियस प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो कैसे पता चलता है कि डेट हेल्दी है या फिर डेंजरस? इसका आंसर मिलता है फाइनेंशियल रिस्क रेशियो से। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेट टू एक्विटी, डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और टीएससीआर, ताकि आप लेवरेज, रीपेमेंट एबिलिटी और ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को समझ सको क्लियरली। ये रेशियोज बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, और अगर आप ये जज करना चाहते हैं कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल है या फिर ऊपर से स्ट्रांग दिखती है लेकिन अंदर से रिस्की, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं डेट के पीछे की रियल स्टोरी और इसको हम डिकोड करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने फाइनेंशियल रिस्क रेशियोज से। फाइनेंशियल रिस्क रेशियोज जो है वो 4 पार्ट्स में और 4 रेशियोज में डिवाइडेड है एक्चुअली। सो ये है डेट टू एक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डीएससीआर। हम सारे रेशियोज को एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट ये ब्रॉड कैटेगरी फाइनेंशियल रिस्क रेशियोज क्यों कहलाता है, ऐसा पहले सोचिए कि रिटर्न्स के पीछे ये कितना रिस्क छुपा है, ये हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक क्या हमने क्या किया? अभी तक के आप सारे रेशियोज को देखोगे तो हमने कोशिश करी प्रॉफिटेबिलिटी समझने की, सॉल्वेंसी समझने की, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी समझने की, राइट, रिटर्न्स कैसे जनरेट होता है, ये सब हमने देखा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बिजनेस स्लो हो जाता है, तो क्या ये कंपनी सरवाइव कर पाएगी? इसी का जवाब देते हैं ये फाइनेंशियल रिस्क रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले रेशियो से, दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। अब सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि डेट और इक्विटी में एक इंट्यूटिव डिफरेंस है। इक्विटी कैपिटल क्या है? इक्विटी कैपिटल आप ऐसा सोचो कि जो शेयर होल्डर्स ने अपनी तरफ से पैसे लगाए हैं इस कंपनी में, राइट। तो इक्विटी कैपिटल परमानेंट कैपिटल होता है, डिविडेंड एक्चुअली ऑप्शनल होता है, इसमें कोई फिक्स्ड रीपेमेंट नहीं है, और अगर लॉसेस हुए तो किसके होंगे? वो इक्विटी होल्डर्स के होंगे, राइट। बट अगर डेट है तो डेट क्या है? टेम्पररी कैपिटल है, ये आपको कुछ सालों के लिए मिलता है, 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, राइट। इसमें आपको इंटरेस्ट भरना ज़रूरी है, प्रिंसिपल रीपेमेंट कंपलसरी है, और लॉस डेट होल्डर्स नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। सो डेट टू इक्विटी रेशियो ब्रॉडली हमें क्या बता रहा है? हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो कि कंपनी अपना बिजनेस कितना शेयर होल्डर्स के पैसों से चल रही है और कितना बाहर वालों के पैसों से चल रही है, राइट। तो ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये पता ही होगा ऑफ कोर्स कि घर खरीदते हैं तो क्या होता है, घर खरीदने के टाइम पे आप फुल पेमेंट करके तो यूजुअली घर खरीदना मुश्किल होता है, क्योंकि उसका टिकट साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए अगर 1 करोड़ का घर है, तो मे बी आप 20 लाख लगाएंगे या 25 लाख लगाएंगे, राइट। रिमेनिंग आपको कौन देगा? बैंक देगा एज अ लोन। सो बैंक जो अमाउंट दे रहा है वो क्या है? डेट है, राइट। और आप जो अमाउंट लगा रहे हो वो क्या है? इक्विटी। सो बेसिकली हम वो प्रपोर्शन समझने की कोशिश करते हैं कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। तो चलिए अब पहले समझते हैं, बिफोर वी गो ऑन टू एशियन पेंट्स, कि इस रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो वर्ड बड़ा सिंप्लीफाइड सही है, तो फॉर्मूला भी डेट टू इक्विटी होना चाहिए, बट इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट बियरिंग डेट, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और डिवाइडेड बाय इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स। ओके, अभी देखिए इसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको। ये जो इंटरेस्ट बियरिंग डेट है, ये हर टाइप का डेट हो सकता है। शॉर्ट टर्म डेट हो सकता है, राइट, लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है, और ये लीज लायबिलिटीज़ भी हो सकते हैं, बिकॉज लीज लायबिलिटीज़ क्या करती है? फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करते हैं। तो इंटरेस्ट बियरिंग डेट में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और लीज लायबिलिटीज तीनों आ जाती हैं। ओके, हम क्या नहीं इंक्लूड करते हैं इसमें? ट्रेड पेबल्स इंक्लूड नहीं करते हैं, हम प्रोविजंस नहीं इंक्लूड करते हैं। ट्रेड पेबल्स में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, इसलिए हम ये इंक्लूड नहीं करते, प्रोविजंस में ऑफ कोर्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो अपने को समझ में आ गया। इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स, ये एक्चुअली हम बैलेंस शीट में चलते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप अगर ये एशियन पेंट्स की बैलेंस शीट देख रहे हैं तो इसमें इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी है, राइट, इधर पे। ओके, या यहाँ पे इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द कंपनी है, और यहाँ पे टोटल इक्विटी है। इसके बीच में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट
भी है, राइट? सो बेसिकली क्या होता है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आप बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझें कि एशियन पेंट्स ने किसी कंपनी को अगर अक्वायर किया होगा, ओके, एशियन पेंट्स ने किसी कंपनी को अक्वायर किया होगा, तो हो सकता है कि वो उस कंपनी का केवल 90% स्टेक ही एशियन पेंट्स ओन करती है, 10% किसी और का है, ओके। तो ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वो 10% को रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो ये बेसिकली एशियन पेंट्स के शेयर होल्डर्स का है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको लेते हैं इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द कंपनी। ऑलराइट, तो ये आपको समझ में आ गया डेट टू इक्विटी रेशियो। मान लीजिए डेट टू इक्विटी रेशियो 2 है, तो उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, आप पहले ये सोचिए। इसका मतलब यह है कि 1 रुपए की इक्विटी जो शेयर होल्डर ने डाली है, उसकी जगह पे आपने 2 रुपए का लोन लिया है फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स और मे बी सम अदर प्लेस, राइट? तो टोटल मिला के कैपिटल आपका 3 हो गया होगा, बट 2/3 इज कमिंग फ्रॉम डेट, 1/3 इज कमिंग फ्रॉम इक्विटी, ओके। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की अग्रेसिवनेस हमें बेसिकली पता चलती है। अगर कंपनी में ज़्यादा लोन है तो बैंक्रप्सी के लिए बहुत ही सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो कंपनी ने लॉसेस कमाए, रेवेन्यू नहीं हो पा रहा है, तो इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, राइट? तो हो सकता है लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस हर साल होता रहे। सो एसेंशियली बैंक्रप्सी की रिस्क ज़्यादा हो जाती है अगर डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी में, राइट? और दिस इज़ पॉसिबल, डाउन टर्न अगर आ गया है, मान लो जैसे कोविड आया था बीच में, राइट? तो उस पीरियड में जिन कंपनीज के पास डेट ज़्यादा था उनको सर्वाइविंग इश्यूज हो रहे थे, राइट? सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, और इसको फाइनेंशियल रिस्क रेशियोज का नंबर 1 रेशियो माना जाता है। चलिए अब चलते हैं, हम एशियन पेंट्स का कैलकुलेशन करते हैं डेट टू इक्विटी का, ओके। सो विल गो बैक हियर टू द बैलेंस शीट, और हमने डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया है, राइट? दिस इज द प्लेस, ओके, ठीक है। मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, टोटल इंटरेस्ट बियरिंग डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स। स्टार्ट करते हैं। तो डेट में क्या क्या आएगा? डेट में हमारे पास आएगा, मैंने जैसे बताया था आपको, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एज वेल एज लीजेस, राइट? तो इसको ऐड कर देते हैं बोरोइंग्स में। पहले तो बैलेंस शीट में चलते हैं, देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कौन सी हैं, राइट? सो ये देखिए, ये जो है हमारे पास में बोरोइंग्स है, ठीक है, लीज लायबिलिटी है, ये दोनों ऐड होगी, ओके। बोरोइंग्स हैं, लीज लायबिलिटी है, ये दोनों ऐड होगी, ओके। अभी आप और भी चीज़ नोट कर रहे होगे कि इसमें ये भी है अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़, राइट? इसमें अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ भी नज़र आ रही है, जैसे ये 2.9 है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर भी है, 1374.3। तो आप ये सोच रहे होगे कि अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है क्या, और इसको भी हमें क्या ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो क्लियर हो गई, लीज लायबिलिटी भी क्लियर हो गई, मैंने समझाया था, बट हमारी बात अभी क्या हो रही है, अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ के बारे में हो गई, राइट? सो इसमें क्या है कि आप अगर ऐसा सोचें, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये जो है ना, टिपिकली इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि फाइनेंशियल गारंटीज़ हो गई, डेरिवेटिव्स एंड हेजिंग लायबिलिटीज़, एम्प्लॉय रिलेटेड फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ आ गई, अदर कॉन्ट्रैक्चुअल पेबल्स आ गए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट एक्चुअली इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, दे जस्ट लुक एट द बोरोइंग्स, ठीक है। आपको अगर इंक्लूड करना है तो आपको ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है। मोस्टली एनालिस्ट इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आप भी एक काम कीजिए, इसको नहीं लेंगे, राइट? तो हम लोग इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, राइट, इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल डेट एंड द लीज लायबिलिटीज, राइट? तो लेट्स डू दैट। यहाँ पे हम डेट को कैलकुलेट करते हैं, दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, एंड लेट्स ऐड दीज 18.6 प्लस 518, सॉरी 18 18.6 प्लस 589.9 प्लस, अब शॉर्ट टर्म पे चलते हैं, 321.5 प्लस 173.9, ठीक है। तो ये जो हमारा टोटल आ गया है, डेट आ गया है, ओके।
कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये डेट अमाउंट्स आ चुके हैं। इक्विटी अमाउंट ऑलरेडी है, राइट। इक्विटी अमाउंट अगर हम वापस जाएं बैलेंस शीट में तो वी नो कि हमें ये वाला रो लेना है, सॉरी, वी नीड टू टेक रो नंबर 35। ओके, तो लेट्स नाउ कैलकुलेट द रेशियो और देखते हैं रेशियो कैसा आता है और इस रेशियो से हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। डेट हमारे पास ये है 1103.92 डिवाइडेड बाय, लेट्स गो टू इक्विटी। हाउ मच इज द इक्विटी हियर? इक्विटी का बेस है 10130.2, तो ये जो नंबर आया है 0.1, एंड इफ यू एक्चुअली see this across, ये 0.1 ही है। लेट मी मेक दिस एज अ 2 डेसिमल एंड सी। ओके, तो ये देख सकते हैं आपकी 0.11, 0.09, मोस्ट रिसेंटली ये 0.13 है, राइट। तो 0.13, व्हाट डू यू थिंक? इज इट हाई, इज इट लो, इट इज गुड? व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक अबाउट दिस? नाउ इससे तो यही पता चलता है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट इक्विटी फंडेड है, क्योंकि इसमें तो एक, आई मीन अगर आप ऐसा सोचे 100 रुपये की इक्विटी लगाइए तो 13 रुपये का डेट है, ओनली 13 रुपीज़। तो इसमें बैंक्रप्सी रिस्क बहुत लो है, बहुत ही हाई फ्लेक्सिबिलिटी है ड्यूरिंग डाउन टर्न। और अगर आप देखा जाए तो ये रिस्क से नहीं, कंसिस्टेंसी से एक्चुअली जीत रहे हैं ये लोग अपने। सो दैट्स द थिंग विच वी कैन फिगर आउट फ्रॉम हियर। इफ़ यू लुक एट द ट्रेंड ऑल्सो, तो ऐसा नहीं है कि ये डेट इंक्रीज करते जा रहे हैं ईयर ओवर ईयर। वी सी दैट दे आर कीपिंग इट इन अ वेरी कंसिस्टेंट वे। तो ये बहुत ही, आई मीन इफ़ यू लुक एट, दिस अ वेरी स्टेबल कैश फ्लो टाइप ऑफ सिचुएशन जहाँ पे ये आराम से अपने डेट को मैनेज कर पा रहे हैं। ओके, सो लेट्स नाउ डू वन थिंग, लेट्स नाउ गो टू स्क्रीनर, और स्क्रीनर में हम चेक करते हैं एशियन पेंट्स वर्सेस इनके कॉम्पिटिटर्स को, एंड लेट्स सी हाउ देयर डेट fares compared to Asian Paints. So here we have Screener and Asian Paints का peer group is here. Okay, so this is where we have debt to equity. So debt to equity most recent years में हो सकता है 0.18 हो गया, that's fine. हमारा 0.13 आया था because we are using slightly old data. बट बर्जर पेंट्स का 0.11, नेरोलैक 0.04, तो बाकी सब का भी काफ़ी कम है। सो मे बी इन दिस सेक्टर दिस इज़ मोर लाइक अ टिपिकल ऑफ दिस, कि यहाँ पे डेट कम ही होता है। ओके, सो लेट्स नाउ लुक एट मे बी सम अदर एरियाज जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेट मिल सकता है। मे बी लेट्स ट्राई सम ऑटोमोबाइल्स कंपनी, राइट। लेट्स से बजाज ऑटो, and we'll come to know the peers as well. So you can see this Bajaj Auto का कितना है 0.58, TVS का 3.89, right? So what is happening here, you can see is that in highly capital intensive industry this can be a slightly higher number as well. Okay, so ऐसा हो सकता है। Let's see L&T का देखते हैं, Larsen and Tubro. सो लेट्स सी इनका कितना, लार्सन एंड ट्यूब्रो का 0.35 है। डेट काफ़ी कंट्रोल्ड ही नज़र आ रहा है इन सब कंपनीज में। हाउ अबाउट रियल एस्टेट? वी डिस्कस्ड अर्लियर कि रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा इक्विटी डालनी पड़ती है, तो आई प्रिज्यूम कि रियल एस्टेट का अगर हम देखेंगे तो उसमें डेट टू इक्विटी बहुत ही कम नज़र आनी चाहिए। सो लेट्स सी हाउ मच इज़ इट। लेट्स से हम DLF देखते हैं, DLF, एंड लेट्स गो टू पियर्स। So you can see DLF का this is 0.04. Some of the real estate companies are relying on debt, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, बट प्रेस्टीज एस्टेट है, बट मोर और लेस DLF का भी you can see it's kind of pretty low. So if you have to kind of understand from risk point of view, जिस कंपनी का डेट रिलेटिवली कम है उस कंपनी, बेसिकली दैट कंपनी इज काइंड ऑफ रिलेटिवली सेफर इन द डाउन टर्न। तो आप वो डिसीजन ले रहे हैं जबकि कंपनी अच्छी है या ख़राब है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसका डेट कंपेयर टू द इंडस्ट्री डेट, हाउ इज़ इट लाइक। ओके, एंड वन मोर आउटलायर आई थिंक विच यू शुड अंडरस्टैंड इज़ कि बैंक, राइट। सो लेट्स से हम ICICI बैंक का देखें। ओके, फॉर नाउ, सो इफ़ यू सी डेट टू इक्विटी ऑफ ICICI बैंक एंड ऑल द बैंक्स हियर, सो मीडियन है 7.31। तो ये ऐसा क्यों होता है? बैंक्स में ऐसा क्यों है कि बैंक्स पे बहुत हैवी डेट है? बेसिकली दिस इज द नेचर ऑफ द बिजनेस, राइट। बैंक्स का बिजनेस क्या है? रॉ मटेरियल थोड़ी है कि
दे आर टेकिंग रॉ मटेरियल, बाइंग रॉ मटेरियल एंड परचेसिंग इट। बेसिकली वो जो आप और मैं जो एज अ कस्टमर हम अपना पैसा जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो उनके लिए रॉ मटेरियल है। इवन दो दे आर रिपोर्टिंग दैट एज डेट, बट वो पैसे को यूज़ करके देन दे इन्वेस्ट and give other users as loans and make a higher margin out of it. So this is the nature of the business for banks as such. So आपको ये देखते घबराना नहीं चाहिए कि अरे बैंक्स में इतना हाई है तो अरे ऐसा क्यों हो गया। आपको कंपेयर करना है HDFC बैंक वर्सेस द मीडियन, राइट? कैसा चल रहा है। ओके, सो देयर इज सम आउटलायर, यू विल कम टू नो कि अच्छा ये विद इन बैंक कैटेगरी में भी मीडियन से हाई है या एवरेज से हाई है, राइट? एंड यू शुड नॉट बी कंपेयरिंग L&T वर्सेस HDFC बैंक का डेट टू इक्विटी, क्योंकि वो पीयर टू पीयर कंपैरिजन ही नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट होता है और ये हम इसको क्यों एनालिसिस भी यूज़ करते हैं, राइट? तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं डेट रेशियो। अब डेट टू इक्विटी रेशियो जब हमने किया था तो आपने देखा था कि हम ये पूरा का पूरा एनालिसिस जो है वो शेयर होल्डर्स के एंगल से कर रहे थे, राइट? अब जो डेट रेशियो है और डेट टू इक्विटी रेशियो, फिर इसमें क्या डिफरेंस है, राइट? तो इसमें बेसिकली आप ऐसा सोचें कि हम इस बार जो कर रहे हैं वो बेसिकली एसेट्स के एंगल से देख रहे हैं। सो एक बार मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल। फॉर्मूला इज़ लाइक दिस: टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सो अभी हमने क्या किया, इसमें हम बेसिकली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी के एसेट पे कंट्रोल जो है वो किसका है, लेंडर्स का है कि ओनर्स का है। अब जैसे मान लीजिए कि ये रेशियो जो है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, मान लीजिए ये 0.9 आता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया, 90% आपकी जो एसेट है वो डेट से फाइनेंस्ड है, राइट? सो किसका कंट्रोल है, लेंडर्स का कंट्रोल है। बट मान लीजिए अगर ये 0.05 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो 5% ऑफ द टोटल एसेट्स है वो डेट से फाइनेंस्ड है। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा इंट्यूटिवली कि ये जो है जो टोटल एसेट्स है ये आउटसाइडर्स की मदद से कितना लिया है, ये बेसिकली रेशियो में दिखाने की कोशिश करता है। तो अगर कोई डाउन टर्न आ रहा है तो हमें ये पता चल जाता है, ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है कंपनी की उसको अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता है। ओके, तो इस चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए एशियन पेंट्स के लिए, राइट? सो ऑलरेडी हमने डेट की वैल्यूज़ तो कैलकुलेट कर ही रखी हैं। टोटल एसेट्स भी देख लेते हैं कितना है। टोटल एसेट्स यहाँ पे है रो नंबर 29 में, राइट? तो ये रेशियो तो बहुत ही आसानी से अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स गो हियर, दिस इज डेट रेशियो। ओके, सो डेट दिस इज 1103.92 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कहाँ गया, रो नंबर 29, दैट इज 16154.8। तो ये इसको एक काम करते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस में ले लेते हैं, 0.07। ओके, कॉपी एंड पेस्ट। सो व्हाट डू वी सी हियर, ये 0.05, 0.07, 0.07, 0.08। सो ब्रॉडली क्या हो रहा है इसमें, क्लोज टू 8% ऑफ द टोटल एसेट्स इज फाइनेंस्ड बाय डेट। इसका मतलब यह है कि बैलेंस शीट जो है एशियन पेंट्स की ये शॉक एब्जॉर्ब आराम से कर सकती है, ठीक है? लॉस आने से पहले बेसिकली इक्विटी एब्जॉर्ब कर लेगी, डेट सेफ है। सो दैट इज व्हाट दिस होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेट रेशियो इज ऑल अबाउट। नाउ अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि डेट रेशियो एशियन पेंट्स का वर्सेस अदर कॉम्पिटिटर्स विद इन दिस सेक्टर कैसा दिख रहा है, राइट? सो इसके लिए हम अगेन विल गो बैक टू स्क्रीन एंड लेट्स से एशियन पेंट्स के पीयर ग्रुप को देखते हैं। तो देखिए ये जो है सेकंड लाइन डेट रेशियो है। ओके, एशियन पेंट्स का डेट रेशियो इसमें 0.06 दिख रहा है। दिस इज द मोस्ट रिसेंट डेटा। मैंने जो डेटा यूज़ किया वो 2024 का डेटा है। तो देयर इज अ डिफरेंस, राइट? सो यू कैन सी दिस इज 16% इज फाइनेंस्ड बाय डेट। ओके, लाइकवाइज यहाँ पे देखेंगे बर्जर पेंट्स में 13% है। मीडियन एक्चुअली दिख रहा है कि अराउंड 8% है। कुछ कंपनीज लाइक शालीमार पेंट्स जो है वो 29% ऑफ द ओवरऑल एसेट्स इज फाइनेंस्ड बाय डेट। बट ब्रॉडली इफ यू सी इन दिस कैटेगरी इट इज लेस देन 10 to 15 odd percentage, राइट? नाउ लेट्स नाउ डू वन मोर थिंग। हम और भी
सेक्टर्स को में भी देख सकते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर्स एफएमसीजी सेक्टर, इसका पीयर ग्रुप देखते हैं कि क्या है इसमें। यू कैन सी हिंदुस्तान यूनिलीवर्स इज सिटिंग एट अ 4% debt ratio, that is 0.04, ITC 0.01. So Hindustan Foods and all of the others are sitting at a higher debt amount. That means कि ये जो है कंपनीज में डेट टोटल एसेट्स को ज़्यादा अमाउंट में फाइनेंस कर रही है। ओके, एंड लेट्स से वी विल कंसिडर एनटीपीसी टाइप ऑफ कंपनी, जो पावर प्लांट टाइप की कंपनीज होती है, इसमें यूजुअली आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि डेट रेशियो जो है, जैसे आप देख सकते हैं एनटीपीसी 0.48, अडानी 0.72, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 0.62। तो मोर और लेस इस सेक्टर में आप देख सकते हैं कि ये जो डेट रेशियो है काफ़ी हाई है, राइट। सो पावर प्लांट का जो एसेट बेस है ज़्यादातर बैंक के पैसों से बनता है। तो ये तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर आप ज़्यादा डेट लेते हैं, आपका ओवरऑल एसेट साइज का एक मेजर प्रपोर्शन है, तो ये रिस्की होने लग जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको उस डेट पे आपको बेसिकली इंटरेस्ट पेमेंट करना है, प्रिंसिपल रीपेमेंट करना है। तो अगर ज़्यादा है डेट रेशियो, तो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द बैलेंस शीट इज़ प्रिटी लो। नाउ एक और चीज़ इसमें आपको एक्चुअली ध्यान रखनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग। तो अगर ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग है जो बैलेंस शीट में ही नहीं आई है, राइट, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो मोर और लेस अगर आप कोई कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं और ऐसी कोई फंडिंग आई है जो मतलब ऑफ बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है, तो वो आपको कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। अब देखिए, ऐसा समझना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि डेट लेने के बाद कंपनी का सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, ग्रोथ हो या स्लो डाउन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, राइट। सैलरीज क्या है, सैलरीज डिफर कर सकते हैं आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर पोस्टपोन कर सकते हैं, डिविडेंड्स कैन ऑल्सो बी स्किप। कैन इंटरेस्ट बी स्किप्ड? नो, इंटरेस्ट कंपलसरी होता है। अभी ऐसा सोचो, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो कंपनी की हार्ट बीट के जैसा है, वो रुक गई तो कोलैप्स हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई ये रेशियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये बेसिकली एक ही सवाल पूछने की कोशिश करता है कि क्या कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट क्या आसानी से पे कर सकती है या नहीं। पहले एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, सो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम EBIT भी बोलते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, एंड डिवाइडेड बाय लेट्स से इंटरेस्ट पेमेंट्स, राइट। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये बेसिकली ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये नहीं पूछता कि क्या कंपनी इंटरेस्ट पे कर पाएगी कि नहीं। ये पूछना चाहती है, बेसिकली ये समझना चाहती है कि कंपनी के पास कितना बफर है अगर अर्निंग्स फॉल हो गए तो। देखिए, जब बैंक से लोन लेती है कंपनी, राइट, तो बैंक ये नहीं देखती कि अच्छा कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, ROE कितना है, ग्रोथ स्टोरीज, ये सबसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि उनको उनका इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनका सबसे फेवरेट रेशियो ROE नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है। सो ICR जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, वो क्या करता है, डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। अर्निंग्स की वॉलेटिलिटी, मान लो अर्निंग्स नीचे जा रही है तो क्या वो इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये समझने की कोशिश करता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी भी अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा ही यूज़फुल होता है, राइट। सो अभी आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ये देखिए न्यूमरेटर में मैंने डाला है EBIT, राइट। अभी काफ़ी सारे एनालिस्ट इसमें EBIT DA भी डालते हैं, एबिडा भी लिखते हैं। एबिडा भी न्यूमरेटर में यूज़ होता है। इनफैक्ट काफ़ी सारे केसेस में एबिडा यूज़ करते हैं कुछ एनालिस्ट, एंड दैट इज़ फाइन। द थिंग इज़ कि अब आपको बेसिकली एबिडा क्या होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, राइट। सो डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को अगर आप विजुअलाइज करें तो ये एक्चुअली में देखा है तो रियल इकोनॉमिक कॉस्ट है, राइट। इस अब आपने एसेट खरीदी है तो आपको ओवरऑल आफ्टर 5 ईयर्स या 10 ईयर्स जब उसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो उसके लिए आपको नया एसेट रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो इकोनॉमिक कॉस्ट है जो हमने ओवरऑल बाइफरकेट कर रखी है 5 साल 10 साल में। सो यूजुअली अगर आपको स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है तो EBIT इज़ अ मच बेटर रेशियो टू लुक एट। ओके, तो हम लोग जो यूज़ करेंगे अपने रेशियो में वो हम यूज़ करेंगे EBIT।
अब EBIT को हम 2-3 तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। EBIT को हम बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, राइट? बहुत ही सिंपल था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। सो EBIT आ जाएगा हमारा, और इंटरेस्ट तो हमें ऑलरेडी पता ही होगा बैलेंस शीट, सॉरी इनकम स्टेटमेंट से। तो वी कैन इजिली फाइंड दिस रेशो का जो कैलकुलेशन है ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। तो लेट्स नाउ डू वन थिंग, लेट्स गो टू एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के केस में हम ये कैलकुलेट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये कितना आ रहा है और ये कैसा है बेसिकली, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई विल गो हियर इन द बैलेंस शीट। अब आप देख सकते हैं EBIT और इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये मैंने 2 लाइन आइटम्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं यहाँ पे। सो लेट्स डू वन थिंग, प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास ये नंबर्स हैं, राइट? इसमें हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड कर देंगे। व्हाट इज द इंटरेस्ट एक्सपेंस? इंटरेस्ट एक्सपेंस आप देखें रो नंबर 17, इसको फाइनेंस कॉस्ट भी बोला जाता है। ये है हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो लेट्स डू वन थिंग, फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट EBIT। तो EBIT को हम I'll put the formula PBT plus finance cost. Okay, I hope आपको समझ में आ जाएगा ये। So this is equal to, for 2020 this is 3634.0 plus finance cost कितना है 102.3। ओके, सो ये आ गया 3736 फॉर 2020, एंड कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो ये बाकी सारे ईयर्स के लिए भी आ जाएगा, राइट? सो व्हाट डू वी हैव फॉर 2024? वी हैव 7552.9 crores। फाइनेंस कॉस्ट कितनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, वो भी लिंक कर देते हैं सो दैट हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। ये भी करते हैं यहाँ पे, दिस इज 102.3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो चलिए अब फाइनली हम अपना रेशियो को कैलकुलेट कर ही लेते हैं। I'll put the formula here. So interest coverage ratio is equal to EBIT divided by interest expense, so interest payment. So this is 3736.3 divided by 102.3, 36.5, right? ऐसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं तो देखते हैं, अच्छा मोस्ट रिसेंट ईयर्स के लिए है 36.8। अभी 36.8 को आप इंट्यूटिवली समझो, इंट्यूटिवली समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36.8 टाइम्स है। तो मोटा मोटा आप ऐसा सोचो कि अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 90% भी गिर जाता है फॉर सम रीज़न और दी अदर, राइट, डाउन टर्न में हो सकता है, राइट, अगर ये 90% भी गिर जाता है तब भी कंपनी इंटरेस्ट को ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आराम से दे देगी, isn't it? So this is an amazing ratio and it helps us understand भी कि कंपनी की कोई डिफ़ॉल्ट रिस्क तो नहीं है कहीं। और अगर ऐसे रेशियोज देखने को मिलते हैं तो लेंडर्स जो हैं, जो बैंक्स हैं, वो हाईली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, दे कैन गिव यू मोर एंड मोर लोन। सो 36 का मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं, एक्चुअली ये बोरिंगली सेफ है, टू बी ऑनेस्ट। सो दैट्स हाउ यू नो इट वर्क्स। एंड इसमें आप ऐसा सोचो कि रूल ऑफ थंब यूजुअली ऐसा माना जाता है कि अगर ये 10 से ऊपर है तो इसको बोल सकते हैं कि ये वेरी सेफ है, सॉरी। और अगर ये मे बी 5 से 10 के बीच में है तो यू कैन कॉल इट एज सेफ। ओके, 3 से 5 कुड बी जस्ट एक्सेप्टेबल इज व्हाट आई कैन से। लेस देन 2 अगर है तो डेफिनेटली ये तो रिस्की है, ओके। और लेस देन 1 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रॉफिट जो है वो इतना भी नहीं है कि आप इंटरेस्ट पेमेंट कर पाओ, तो ये बेसिकली डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन है, ठीक है। तो मोटा मोटा हम इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करते हैं। अब चलिए चलते हैं, एज यूजुअल हम अपने एशियन पेंट्स की जो स्टोरी है, एशियन पेंट्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, इसको हम चेक करते हैं बाकी सारे पीयर ग्रुप के साथ में। सो लेट्स गो बैक टू दिस प्लेस स्क्रीनर, एंड स्क्रीनर में पीयर ग्रुप में देखते हैं। ये देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो 31.42, हमारा कितना आया था ये 36.8। तो स्लाइट डिफरेंस है बिकॉज दिस इज यूजिंग रीसेंट डेटा, बट दैट्स फाइन। यू कैन सी इनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट। पर्जर पेंट्स का है 24.48, नेरोलैक्स ओवरऑल इस इंडस्ट्री में ही है काफ़ी ज़्यादा है। सो यू नो यू कैन से कि ये
इंडस्ट्री का ही फिनोमेना है कि दे रिलाई लेस ऑन डेट and interest coverage ratio is very high and banks are more or less very comfortable in giving loans to these type of companies, right? Let's now probably move to some other sector जहाँ पे थोड़ा सा और interesting चीज़ हमें मिल सकती है. Maybe let's try to compare this company NTPC, right? ने पिछली बार भी देखा था, इसका देखते हैं. सो NTPC और ये अडानी ग्रीन्स, यू कैन सी राइट, ये देखिए इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि ये जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है 3.46, 1.29, 1.46. ये देखिए डिस्ट्रेस और रिस्की के बीच में है ये, राइट? सो ये तो फिर भी चलो कि ठीक है, एक्सेप्टेबल बोल सकते हैं, बट ऑल द अदर्स विच आर बिटवीन विच आर लेस देन 3 आर काइंड ऑफ रिस्की, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता चलती है कि भाई अगर प्रॉफिट ज़रा भी कम हुआ तो दे विल बी डिफॉल्टिंग ऑन द इंटरेस्ट एज वेल. लेट्स सी फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, पता चलेगा. आई थिंक दैट शुड बी वेरी हाई एज सच. देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 31.78, आईटीसी का 418.99. ऑब्वियसली इनका डेट बहुत कम है, तो दिस इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, राइट? सो अगर किसी कंपनी का हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो दिस इज अ गुड सिचुएशन, राइट? एंड दिस मीन्स कि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो एंड लो फाइनेंशियल रिस्क. बट अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो कई बार हम, जैसे इसमें आईटीसी में दिख रहा है कि दे प्रोबेबली आर अंडर यूटिलाइजिंग दैट डेट एज वेल. कंजर्वेटिव रखा है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, और मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे आर सैक्रिफाइसिंग द आरओई. दैट्स फाइन. आई मीन सी, जीरो डेट कंपनीज सेफेस्ट होती है पर हाईएस्ट रिटर्न्स हमेशा नहीं देती हैं. सो एंड इन द एंड इफ यू लुक एट एशियन पेंट्स, डेलिबरेटली इनकी लो रिस्क स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है. दे वांट मोर ऑफ कंसिस्टेंसी देन द अग्रेसिव ग्रोथ एज सच. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल रेशियो इस रेशियो एनालिसिस की फ्रेमवर्क वाली सीरीज में, और वो है डेट सर्विस कवरेज रेशियो. इसके लिए तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, प्रॉफिट नहीं, कैश डिसाइड करता है सर्वाइवल. एंड वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप ऐसा सोचो कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो एक सवाल पूछता था कि क्या कंपनी इंटरेस्ट दे सकती है कि नहीं दे सकती, राइट? नाउ आप ऐसा सोचो, रियल लाइफ में केवल इंटरेस्ट पेमेंट तो आधी कहानी होती है, राइट? अगर आपने घर का लोन लिया है तो केवल आप इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते हो, आपको प्रिंसिपल भी तो वापस चुकाना होता है, इजंट इट? सो इंटरेस्ट को आप ऐसा सोचो कि रेंट दे रहे हो, और प्रिंसिपल जो है वो घर की ईएमआई के जैसा है. सो इंटरेस्ट देना बंद हुआ तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल अगर देना बंद कर दिया आपने तो बैंक जो है वो कंपनी छीन लेगी. एंड दैट इज़ व्हाट दिस DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इज़ ऑल अबाउट. एंड आई कम टू द फॉर्मूला कि एग्जैक्टली कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है. बट ब्रॉडली आप ऐसा सोचो कि इसमें हम केवल इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे थे, और ये वाले रेशियो में हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों के बारे में हमें ध्यान देना होगा. सो चलिए एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ. लेट्स सी, द फॉर्मूला लुक्स लाइक दिस: कैश अवेलेबल फॉर डेट सर्विस, जो भी डेट लिया है आपने उसका कैश अवेलेबल फॉर डेट सर्विस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट. ओके, आप समझे क्या हो रहा है यहाँ पे? न्यूमरेटर में जो भी आपके पास कैश अवेलेबल है, सो द की टर्म इज कैश. देखिए प्रॉफिट नहीं, कैश है, वी आर टॉकिंग अबाउट कैश. कैश अवेलेबल फॉर डेट सर्विस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल रीपेमेंट. अब प्रिंसिपल रीपेमेंट वाला जो नंबर होता है वो डायरेक्टली ऐसा बैलेंस शीट में यूँ देख के हम बता नहीं सकते. इसके लिए आपको ऑब्वियसली एनुअल रिपोर्ट्स देखना पड़ेगा, उसमें डेट के सेक्शंस में वी कैन possibly find how much is the principal repayment, और अकॉर्डिंगली ये रेशो फाइंड आउट आप कर सकते हैं. बट आप एक चीज़ ज़रूर सोचिए कि बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि बैंक्स जो लोन करते हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो आरओई देख रहे हैं, एनालिस्ट मार्जिन देखता है, बट बैंकर ये दोनों रेशियोज प्राइमरली देखते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेट सर्विस कवरेज रेशियो. उनके दिमाग में बस एक ही सवाल होता है कि भाई ये कंपनी मुझे अपना पैसा वापस देगी कि नहीं देगी, राइट? सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट सेफ्टी, डेट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज ऑल अबाउट डेट सर्वाइवल. ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब चलते हैं कि ये न्यूमरेटर को डिफाइन करते हैं. न्यूमरेटर जो है हमारे पास कैश अवेलेबल फॉर डेट सर्विस,
इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रैक्टिकली ये कैसे किया जा सकता है। अब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा ही होगा, राइट? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं एशियन पेंट्स का। लेट्स गो बैक, एशियन पेंट्स, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में देयर इज दिस कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट? सो यूजुअली न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग कैश भी लिया जा सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली ये दिस इज द अमाउंट ऑफ कैश दैट यू हैव जनरेटेड during the year, right, for spending on other things like the financing activity as well as the investing activity. Cash flow from financing होता है, cash flow from investments होता है, cash flow from operations होता है। तो we are talking about cash flow from operating activities. But analysts क्या करते हैं, most of them actually kind of simplify this, and instead of using operating cash like that, maybe they can sometimes, they also use something like this, EBITDA, और EBITDA इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और इसमें से वो टैक्सेस माइनस कर देते हैं क्योंकि टैक्सेस आपको देना होगा गवर्नमेंट को। EBITDA इज द अर्निंग फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हमें मिलता है, एंड बिकॉज डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऑल्सो अ नॉन कैश आइटम, तो उस अमाउंट को लेके EBITDA माइनस टैक्सेस कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो यूज, दिस इज बेसिकली प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट, तो आप भी ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो एशियन पेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में चलिए देखते हैं कि ये कितना आएगा और कैसा आना चाहिए इसमें। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट हम डेट सर्विस का जो अमाउंट है ऊपर, जो कैश अवेलेबल फॉर डेट सर्विस, ये निकालते हैं। ओके, सो लेट्स गो हियर टू द बैलेंस शीट एंड आई विल पुट इट लाइक दिस हियर। ओके, सॉरी, okay, so this is what I want to calculate cash available for debt service. तो ये हमने बताया था क्या होगा, EBITDA minus taxes. So let's calculate this numerator first. This is equal to, क्या हमारे पास EBITDA है? EBITDA ऑलरेडी है, और अगर हम देखें तो हमारे पास taxes भी हैं, राइट? So overall tax expense भी है, this is 854. So what I've done is, let's link that again. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization minus overall tax expense. ठीक है, सो ये हो गया हमारा कैश अवेलेबल फॉर डेट सर्विस। ओके, सो यू कैन सी दैट दिस इज अ रीजनेबली हाई नंबर। ओके, नाउ हाउ अबाउट जो न्यू डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिनोमिनेटर में हमें दो चीज़ें चाहिए, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल repayments. Okay, so let's first link the interest. Interest is the financing cost, right? तो ये financing cost जोड़ देते हैं यहाँ पे। Okay, and principal repayments actually हमें, as I said earlier also, कि ये footnotes में मिलेगा आपको एनुअल रिपोर्ट में, एंड यूजुअली डिस्क्लोज होता है। अगर डिस्क्लोज नहीं है तो यू हैव टू मेक एन एस्टिमेट। सो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स मेक अ क्विक एस्टिमेट, क्योंकि एनीवेज एशियन पेंट्स में ज़्यादा कोई डेट है नहीं, तो वी कैन जस्ट क्विकली कम अप विद सम अजम्पशन एंड यूज़ दैट एज वेल, राइट? सो ओवरऑल अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, नहीं कहाँ गया, okay, yeah, this is the debt and the lease amount here, you can see that. Okay, ये जो है डेट एंड लीज अमाउंट हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी, बट इसमें आप जो देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने डेट की कैलकुलेशंस कर रखी थी। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है जो इसमें देखेंगे आप, डेट में जो शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट भी लिया है हमने, और साथ में लीजेस भी ली हैं। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि लीज जो है कम्प्लीटली ये डेट की तरह ही बिहेव करता है। उसकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होती है, फिक्स्ड रीपेमेंट होता है, वो आपको एग्जैक्टली करना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं किया तो अगेन वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, राइट? सो देयरफॉर लीजेस का इंक्लूजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आई हैव सीन सम एनालिस्ट्स नॉट डूइंग इट, दैट्स एब्सोल्युटली okay, because they will be able to justify कि अच्छा this is excluding leases, but ideally आपको ये पूरी obligations के point of view से इसका calculation करना चाहिए, तो आपको real picture तभी मिलेगा। Okay, so I will encourage you to do this, and therefore we will use these numbers here, right? तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो outstanding debt amount है, all right?
नाउ इससे हम क्या करेंगे, जस्ट क्विकली विल एस्टिमेट की प्रिंसिपल रीपेमेंट्स कितना है. ओके, सो आई यूज सम बेसिक estimate की ये this will be repaid in 6 years. Now this is just my estimate. I think usually आपको footnotes में आपको exact numbers मिल जाएंगे, but to do it quickly I'm just using this estimate right now. Okay, so this would mean कि ये जो amount of debt है, यहाँ पे debt plus borrowings, this will be repaid in 6 years. That means 183.99 will be repaid every year, and I will just copy and paste this across for the other years as well. So जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 2474.38, so every year 412.40 will be repaid. That's what I was kind of coming to. ठीक है, ये मेरा बेसिक एस्टिमेट है, एंड टू फाइंड द एक्चुअल नंबर्स आपको इसके एनुअल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा. Now coming to the calculations, as I said, it's kind of very very simple. We just need to divide cash available for service, debt service, divided by, इन दोनों का सम टोटल होगा 102.33, दैट इज इंटरेस्ट पेमेंट प्लस इसका प्रिंसिपल रीपेमेंट. ओके, सो हाउ मच डू वी गेट? 12.6. लेट्स कॉपी एंड पेस्ट दिस अक्रॉस, एंड व्हाट डू वी सी हियर? दिस नंबर्स आर काइंड ऑफ वेरी वेरी हाई फॉर एशियन पेंट्स. 12.6, 14.8, 11.3, 11.0 एंड 10.5. ओके, तो चलिए इसके साथ मैं आपको एक रेंज भी बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू विच यू कैन फिगर आउट कि ये DSCR कंफर्टेबल है कि टाइट है, राइट? अगर DSCR मोर देन 2 टाइम्स आता है, ठीक है, अगर DSCR जो आपने कैलकुलेशन की है वो 2 टाइम्स से ज़्यादा आता है, तो यू कैन सी दैट इट्स वेरी कंफर्टेबल. ओके, एशियन पेंट्स के केस में अबव 10 है तो ये तो वेरी वेरी कंफर्टेबल है. ओके, लेट्स से इफ इट कम्स बिटवीन 1.3 टू से फॉर एग्जांपल 2x, सॉरी, तो आप समझ सकते हो कि दिस वुड बी एक्सेप्टेबल. मतलब इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल बट इट इज़ फाइन. ठीक है, 1.0 से लेट्स से इट इज़ अराउंड आई थिंक 1.3x, जैसे मैंने लिखा. दिस कुड बी टाइट, मतलब वेरी क्लोज बट टाइट. एंड लेट्स से इफ दिस इज लेस देन 1, तो फिर क्या होगा? आप सोच सकते हो दिस इज अ डिफॉल्ट रिस्क, बिकॉज ऑब्वियसली द कंपनी वोंट बी एबल टू पे the interest as well, right? So now think of in this context different type of sectors, right? Like for example, अगर आप ऐसा सोचो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, okay, पावर हो गया, रोड्स हो गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रोड्स में क्या एक कॉमन चीज़ है? लॉन्ग जेस्टेशन होता है, ठीक, प्रोजेक्ट्स लंबे चलते हैं, डेट बहुत हाई होता है, कैश फ्लोज बाद में आते हैं, इजंट इट? तो इनका जो टिपिकल अगर आप देखोगे कि इनका कितना DSCR आता है, मोर और लेस इनका 1.1 से 1.3 के बीच में रहता है. तो यू कैन अज्यूम दैट दे आर बिटवीन दिस, टाइट की रेंज में ही रहते हैं ये लोग, 1.1 टू. सो आई कैन राइट दिस, आई जस्ट राइट दिस इंफ्रा, ओके, रोड, पावर सेक्टर, मोर और लेस दे शुड बी इन दिस टाइट जोन. ओके, नाउ थिंक अबाउट टेलीकॉम. क्या होता है टेलीकॉम में? स्पेक्ट्रम से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी डेट लिया रहता है, हाई प्राइस वॉर्स चल रहे हैं, यूजुअली ये लोग डिस्ट्रेस में होते हैं. टेलीकॉम इज हियर समवेयर, ओके, बट लेट्स से वी जस्ट अर्लियर ऑल्सो डिस्कस्ड कि जैसे FMCG में दिस इज काफ़ी कम भी डेट लेते हैं. सो ऑलमोस्ट दिस matrix is almost irrelevant. So you'll find that they have this very very comfortable zone, right? FMCG, it could be also related to IT, because IT में भी loans का amount जो होता है बहुत कम होता है, because their capital expenditure needs is pretty less, right? So overall हमने क्या किया? अगर आप ऐसा सोचो कि हमने सबसे पहले, अगर आप पूरा फ्रेमवर्क को सोचो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या बताता है? अर्निंग पावर, राइट? अगर हम वापस जाएं यहाँ पे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें क्या बताता है? अर्निंग पावर बताता है, राइट? एफिशिएंसी रेशियोज हमें क्या बताता है? एफिशिएंसी रेशियोज हमें बताता है कि कैपिटल का यूसेज कैसे हो रहा है, राइट? लेवरेज रेशियो हमें क्या बता रहा है? लेवरेज रेशियोज जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किए थे ये बिजनेस रिस्क में, लेवरेज रेशियोज हमें बता रहा है कि रिस्क की एम्प्लीफिकेशन कैसे हो रही है, रिस्क कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है. और DSCR हमें क्या बता रहा है कि भाई कंपनी प्रेशर सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, isn't it? So all in all, this is how overall, we should interpret debt service coverage ratio. So if you look at the overall framework, हमने अभी तक के क्या किया, हमने क्या किया इस फुल एनालिसिस में?
हमने सबसे पहले ये स्टार्ट किया कि अच्छा इस कंपनी को मुझे फंडामेंटली अच्छे से समझना है, तो हमें सबसे पहले कंपनी के डायरेक्शन को समझना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कंपनी ट्रेंड्स। हमने ये तीनों रेशियोज यूज़ करे। हमने सेकंड जो प्रॉफिटेबिलिटी यूज़ की, उससे हमें पता चला प्राइसिंग पावर और रिटर्न्स कितने आते हैं। आई जस्ट डिस्कस्ड बिजनेस रिस्क एज वेल, कि अर्निंग की वॉलेटिलिटी, रिस्क की एम्पलीफिकेशन कितनी होती है, वो बिजनेस रिस्क से पता चल रहा है। सॉल्वेंसी से हमें क्या पता चला, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल हो सकता है कि नहीं हो सकता है कंपनी का। टर्नओवर रेशियो से हमने क्या देखा, टर्नओवर रेशियो से हमने देखा कि अरे कैपिटल को प्रोडक्टिवली यूज़ कर पा रहे नहीं, वे टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल, राइट। तो उसको फ्लो को यूज़ करके हाउ मच कैश आर वी जनरेटिंग इन द बिजनेस, ये हमें पता चलता है टर्नओवर रेशियो से। ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज एज आई डिस्कस्ड, कि हमें पता चलता है स्केलेबल कितना है। एंड फाइनली वी अंडरस्टूड फाइनेंशियल रिस्क रेशियो से हमें पता चलता है कि डाउन टर्न में ये कंपनी सर्वाइव कर सकती है कि नहीं, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली द ओवरऑल रेशियो एनालिसिस फ्रेमवर्क वर्क्स। अगर आप समझो कि ग्रेट कंपनीज वो नहीं होती जो सिर्फ काम अच्छा करती है और कमाती अच्छा है, बेसिकली ग्रेट कंपनीज वो होती है जो कमाती भी अच्छा है और बुरा टाइम आए ना तो सर्वाइव भी कर पाए। सो दिस इज हाउ वी काइंड ऑफ इंटरप्रेट दिस ओवरऑल रेशियो एनालिसिस ऑफ एशियन पेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, थम्स अप करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सो आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या फिर कोई इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ ड्रॉप दोस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर messages. Thank you so much and I'll see you in the next video.